इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, एक निहायती लंबा वायर जो चार्ज्ड हो, जिसके अंदर कुछ चार्ज डाल दिया गया हो, उसके आसपास क्या फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी और उसको मेज़र कैसे करेंगे, उसको फाइंड कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली चार्ज्ड वायर। ठीक है, एक लंबा, बहुत ही लंबा, जो अनंत तक लंबा है, उस वायर की वजह से इसके आसपास किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और वही हमारा एक्सप्रेशन होगा कि इस चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, उसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, क्या उसका फॉर्मूला होगा, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मज़े की बात यह है कि जब हम उस एक्सप्रेशन को फाइंड कर लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करने वाली है। जैसे डायपोल के केस में हुआ करता था, डिनोमिनेटर में r³ आता था, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन कुछ अलग आएगा। ठीक है, और जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको हम प्लॉट करेंगे, यानी उसका ग्राफ बनाएंगे विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से? इस इलेक्ट्रिक वायर से डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक वायर से जितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, उस डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक ग्राफ खींचेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी कर रहा है। क्या बिल्कुल से अचानक कम हो जा रहा है, क्या धीरे धीरे कम हो रहा है, क्या फिर बहुत स्लो कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो होना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही है कि वो जहाँ पे चार्ज रहता है उससे दूर जाएंगे तो वो कम होगा, घटेगा, लेकिन किस रेट में घटेगा ये डिपेंड करता है कि चार्ज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। जैसे डाइपोल था, डाइपोल के दोनों केसेस में अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे थे। ठीक है, एक्सियल के केस में आपको डबल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी उतनी डिस्टेंस पर, और इक्वेटोरियल पर उसकी आधी मिलती थी, एक्सियल वाले की आधी मिलती थी। वैसे ही यहाँ पर कुछ अलग एक्सप्रेशन आने वाला है और इसको चलिए हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि हाँ, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी तो हमें पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की, जिसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेमडा को लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? क्योंकि ये चार्ज जो दिया गया है, ये पूरा वायर है ना, इस पूरे वायर में ये चार्ज पूरा फैल चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इस वजह से हमें चार्ज डेंसिटी की ज़रूरत है। और ये जो वायर है ये और भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहीं रुका हुआ नहीं है, ये हमने अपने लिए बस बनाया है कि हाँ इतना पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, बाकी इसको इंटीग्रेट करेंगे और इन्फिनाइट तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, ये वायर क्या है, पूरा इन्फिनाइट तक जा रहा है दोनों तरफ। हमें बस इतना पार्ट यहाँ तक कंसिडर करना है कि अगर इस वायर का लेंथ जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो अगर L है, ठीक है ना, तो अब बताइए कि यहाँ किसी डिस्टेंस पर इस वायर से कोई R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए, हम बात कर रहे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हुआ, जैसे डेंसिटी नॉर्मल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वैसे ये लीनियर है। ठीक है, लीनियर का मतलब लाइन। एक लाइन में जो चीज़ अरेंज होगी उसमें मैटर क्या करेगा, उसमें उसकी लेंथ मैटर करेगी। ठीक है, और चार्ज सपोज दैट पूरा चार्ज इसको Q दिया गया है और लेंथ इसकी पूरी L है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी लेमडा इक्वल्स टू Q अपॉन L। मीन्स कि इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज इस वायर के अंदर है, इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी भी दिया गया है और आपको यहाँ पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस वायर से R डिस्टेंस पर कितना होगा। ठीक है, पर अगर ये सिंगल चार्ज होता तो वहाँ से R डिस्टेंस लेते और फिर हम कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा एक क्या है, पूरा एक जत्था है चार्ज का। ठीक है, सिर्फ एक चार्ज नहीं है, पूरे वायर में चार्ज दौड़ा हुआ और उसकी डेंसिटी सिर्फ दिया गया है, आपको इंडिविजुअल चार्ज नहीं दिया गया है। यहाँ एक काम करेंगे, हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है? ये एक ऐसा सरफेस होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये ऐसा सरफेस बनाया जाता है जिसके अंदर वो जो चार्ज है ना वो पूरा इनक्लोज हो जाए, और इनक्लोज होने के बाद ये हमें फ़ायदा रहेगा कि इनक्लोज चार्ज के बारे में हम जानते हैं कि इनक्लोज चार्ज का फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चार्ज किसी एरिया में, किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज है तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, और फ्लक्स की हेल्प से हम फील्ड यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो गॉसियन सरफेस लेते हैं, इस वायर के लिए जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो एक सिलेंडर होगा। ठीक है,
और सपोज दैट हमें आर डिस्टेंस पर ही फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आर डिस्टेंस का हम सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, और सिलेंडर बना ले भाई। कैसे बनेगा सिलेंडर? इसके चारों तरफ जिसमें क्या हो कि ये पूरा जो चार्ज है ना, पूरा चार्ज दिख रहा है ना, जो लाइन, ये पूरा वायर जो है, और चलिए हमने थोड़ा छोटा कर दिया, जितना लेंथ थी इसकी उतना ही लेना है, जितनी लेंथ वायर की है उतना ही लंबा अपना ये सिलेंडर भी लेना है, गॉसियन सरफेस भी लेना है। ये क्या है? ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सरफेस। ये गॉस नहीं बताया कि भाई ये काम करिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप ये काम करिए कि हमारा वाला सरफेस ले लीजिए और उसके अंदर पूरे चार्ज को इंक्लूड कर दीजिए, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे ये बहुत ही आसानी से हम फाइंड कर पाएंगे इसको। अगर एल इस वायर की लेंथ है, जितना लेंथ हमने कंसिडर किया है, तो एल ही लेंथ का हमें सिलेंडर भी लेना होगा, और ये लेंथ सिलेंडर के लिए हाइट का काम करेगी। रेडियस हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस इस सरफेस की है, जो सिलेंडर का जो रेडियस है, और यहीं पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना। अब चलिए, ये सिलेंडर है, सिलेंडर को थोड़ा सा बढ़िया से बना दें, ये इसको हटा देते हैं, है ना, और ये डिस्टेंस है ही, ये इसका कर्व वाला पार्ट भी बना देते हैं। दो ऐसे इसके फेस हैं जो क्या है, सर्कुलर फेस हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, और बाकी जो ये वाला पार्ट है ये कर्व्ड फेस है इसका, ठीक है, कर्व्ड, एक कर्व्ड सरफेस है, बाकी दो सर्कुलर सरफेस है, कह सकते हैं आप सर्कुलर प्लेट्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए, गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे, गॉसियन सरफेस लिया है तो गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे, वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी सरफेस की, ठीक है, और सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, इस वाले को हमने जो एरिया लिया है, इस वाले को हम डेल्टा S1 सपोज कर लेते हैं, और ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसको डेल्टा S2 सपोज कर लेते हैं, और एक हमने सरफेस यहाँ पर ले लिया है छोटा सा एलिमेंटल सरफेस, ठीक है, एलिमेंटल एरिया लिया है, एरिया एलिमेंट लिया है, जिसको हम डेल्टा S3 कह दें, ठीक है। अब इन सरफेसेस का जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर तरफ होगा, इधर तरफ होगा, N2 कैप कर लेते हैं, और इसका एरिया वेक्टर N1 कैप, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ N3 कैप, ठीक है ना, ये एरिया वेक्टर हुआ। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी हमें, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पहले हम उसको डायरेक्शन तो दे दें, फिर मैग्नीट्यूड उसका फाइंड करेंगे। देखिए, ये प्लस चार्ज है, अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करना होगा, यहाँ टेस्ट चार्ज रखना होगा, टेस्ट चार्ज रखेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आउट, रेडियली आउटवर्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसी का मैग्नीट्यूड हमें पता करना है। डायरेक्शन हम पता कर चुके हैं, ये जो हमने बनाया तो डायरेक्शन पता हो गया कि डायरेक्शन ये वाली होने वाली है, रेडियली आउटवर्ड, जो वायर है उससे बाहर की तरफ, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, और सिर्फ यही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जो ये इस वायर से बाहर की तरफ आएंगे, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी हमें, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है कि अगर इनक्लोज सरफेस है, वहाँ से जो फ्लक्स पास करेगा, जो फ्लक्स गुजरेगा या जो फ्लक्स फ्लो करेगा, उसकी वैल्यू हम जानते हैं कि अगर हमने सिर्फ जो हमने एरिया एलिमेंट लिया है छोटा छोटा, वहाँ से अगर हम फ्लक्स पास करने वाला फ्लक्स का डेटा यहाँ लिखना चाहें तो क्या होगा भाई, जो डेल्टा φ1 है, ठीक है, या फिर पूरा डेल्टा φ कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, सपोज दैट यहाँ से जो गुजर रहा है डेल्टा φ1 है, और फिर दूसरे सरफेस से जो गुजर रहा है डेल्टा φ2, तीसरे से जो गुजर रहा है डेल्टा φ3, ठीक है ना। डेल्टा φ1 की जगह पर क्या लिखेंगे, फाई का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई इक्वल्स क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है ना, ई डॉट डेल्टा एस, ये इसका ई का और एस का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनटू ये जो इसका सरफेस है डेल्टा S2 प्लस फिर से यही इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर डेल्टा S2, सॉरी यहाँ S1 लिखना था, उसके बाद E और डेल्टा S3, ये हुआ E डेल्टा S3, ठीक है ना, इतना क्लियर है।
अब देखें कि ये जो डॉट हमने बनाया, डॉट प्रोडक्ट है ये, तो फाइनली ये क्या होगा, ई और डेल्टा एस और उसके बाद कॉस थीटा। ठीक है, अब जो पहला सरफेस है, जो ये सर्कुलर सरफेस है, उसका यूनिट वेक्टर, इस एरिया का यूनिट वेक्टर इधर बाहर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इधर जा रही है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री। ठीक है, दूसरे वाले के लिए भी सेम वही हाल रहेगा, यानी कि E लिखेंगे और डेल्टा S1 लिखें, यहाँ S2 लिखें, और cos 90 ये भी हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर जो है बाहर की तरफ है, इधर तरफ, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई वो ये है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री मिला। तीसरा जो है E डेल्टा S3, और उसके बाद ये वाला जो एरिया वेक्टर है, अब देखा हमने कि इसका जो ये एरिया वेक्टर है वो तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ थीटा क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला भाई। तो यहाँ cos 0 डिग्री लिख लेते हैं। अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका साथ देगा ये। बाकी बचा क्या, सिर्फ ये बचा है मेरे भाई, क्या, E डेल्टा S, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, इतना आ गया। डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई E डेल्टा S। क्लियर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद फिर गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, किसी सरफेस, इंक्लोज सरफेस से जो फ्लक्स गुजरता है डेल्टा फाई, वो होता क्या है कि 1/ε0 टाइम्स, और वो जो चार्ज उसके अंदर होता है ना, उसके इक्वल होता है। मतलब 1/ε0 टाइम्स वो चार्ज जो इनक्लोज है उस सरफेस के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 इसको ले लें। ठीक है, साथ ही साथ ये देखें कि जो चार्ज है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें ये जो दिख रहा है ना, लेमडा इक्वल्स टू Q/L, वहाँ से चार्ज की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो डेल्टा फाई इक्वल 1/ε0, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा L हो जाएगी। लेमडा L को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको नहीं, इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का सेम है, राइट वाले को भी सेम कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं भाई। ये हमारे पास ये सब करने का अधिकार है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल होने में कोई परहेज नहीं है। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ E वाला पार्ट जो है ये पहले वाले में है, तो हमने क्या किया भाई, E वाला जो पार्ट है उसको लेफ्ट में ही लिखा, बाकी ये जो पार्ट है लेमडा L/ε0। E यहाँ से पता करना चाहें तो कितना होगा मेरे भाई, E की वैल्यू आएगी लेमडा L/ε0, और डेल्टा S भी नीचे रहेगा। अब ये डेल्टा S जो है ना, वो क्या है, डेल्टा S3 था भाई। देखें ये डेल्टा S3 था, बाकी सबकी तो वाट लग गई थी, 0 हो गए थे डेल्टा S3। और ये जो कर्व सरफेस है ना, इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होगा उसके एरिया क्या होगा, डेल्टा S3 जो होगा वो होगा क्या भाई, यही लिख देना था, क्या, 2πr और L। ठीक है ना, यही होता है जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है, यही तो होता है 2πr L। इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, लेमडा L, और नीचे रहेगा ε0 और 2πr और L। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या निकला, नीचे जगह बची है क्या, देखे जरा नीचे स्पेस है कि नहीं, स्पेस तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। चले हम यहाँ पे लिखते हैं इसको। जो E की वैल्यू आई वो क्या आई भाई, अब आ गया है λ/2πε0, और बगल में R दिख रहा है हमें। ठीक है, ये वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन पता करना चाहें तो यही जो आउटवर्ड डायरेक्शन इसकी है ना, वही है। यहाँ एक यूनिट वेक्टर लिख दें n', तब ये वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हुआ। बचा क्या है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करें। इधर साइड हम लेते हैं E को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इधर साइड R को, क्योंकि R के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। R जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे E की वैल्यू कम होती चली जाए, क्योंकि R क्या है, इन्वर्स में रखा गया ना, डिनोमिनेटर में है, इसलिए ऐसा है। तो हम जो वैल्यू लेते हैं, सपोज दैट R की वैल्यू अगर हमने 2 ली तो E की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब ये क्या है, ये सब तो कांस्टेंट है, 1/2 हो जाएगी। अगर हमने R की वैल्यू क्या ली, 2 लिया है, तो E की वैल्यू जो यहाँ पर जो ऐसे है वो क्या मिलेगी, यहाँ मिलेगी 1/2 मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट एक मिला।
क्या 1/2। अरे आर की वैल्यू 4 ले लिया है हमने, ठीक है। 4 अगर हमने कंसिडर किया, इसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है 1/4। ये तो 1/2 था, अब इसका भी आधा हो जाएगा ये पार्ट 1/4, ठीक है ना। आर की वैल्यू घटाते हैं, सपोज दैट 1/2 कर दें, ठीक है। 1/2 कुछ यहाँ मिलेगा, ये 1 है, 2 है और ये 3 है, 1/2 यहाँ मिलेगा। तो ई की वैल्यू उसका उल्टा यानी 2 मिलने लगेगी। तो ये वैल्यू का यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ मिल गया हमें, एक पॉइंट यहाँ मिला है। अब क्या करें, आर की वैल्यू को 1/4 कर देते हैं, 1/4 और नीचे चले जाएंगे और ये वैल्यू क्या मिलने लगेगी 3 के बाद 4, यहाँ ये वैल्यू और यहाँ पे मिलेगी। तो फाइनली क्या मिला हमारे पास, ये ग्राफ मिलता है इस तरह से, ठीक है, जो बिल्कुल इन दोनों लाइन को टच नहीं करता है, लेकिन लगता है कि यहाँ टच कर ही देगा। कहाँ पर, इनफाइनाइट पर जाके टच कर देगा और ये ग्राफ मिलेगा। इससे पता चल रहा है कि कितना तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं जैसे वहाँ पर कर रहा था 1/r³ था, 1/r² जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन में आता है। तो ये वाला और ज़्यादा शार्प होता है ग्राफ, लेकिन ये क्या है, एक इन्वर्स लीनियर चेंज कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये ग्राफ है इसका। जहाँ भी ऐसा ग्राफ दिखे तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसका ग्राफ है भाई, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। एक्सप्रेशन तो फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हम इसको याद रखने के लिए, ताकि ये भूले ना, एक क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखें इस फॉर्मूले का कैसे उसमें यूज़ करें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमको एक इनफिनिटली लॉन्ग वायर दिया गया है जिसकी लेंथ कितनी है, इन्फिनाइट है। उसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है आपको 2 × 10⁻⁸। चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कूलाम पर मीटर, ठीक है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि इससे r = 0.5 मीटर, ठीक है। इतनी डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करिए। r = 0.5 मीटर पर, यानी आधा मीटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सा फार्मूला है ये λ/2πε0 × r। यहाँ लैम्डा की वैल्यू गिवन है आपको, r की वैल्यू भी गिवन है। बाकी ये 2πε0 क्या है, ये तो 2πε0 ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी आपको ε0 की वैल्यू भी नहीं पता रहती है, याद नहीं रहती। क्वेश्चन में वैसे दिया रहता है, अगर नहीं भी दिया है तब भी हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके इसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। तो 2 लैम्डा को हम इधर रखते हैं, बाकी ये हो गया है 4πε0, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 और नीचे में r लिखें, ठीक है ना। ये पूरी वैल्यू आ करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 2 लैम्डा है वो नीचे की तरफ नहीं है, यहाँ पर है 2 लैम्डा × समथिंग। तो ये फाइनली फिर से वही हो जाएगा। ये हमने एडजस्टमेंट क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख पाएंगे 2। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू जो है ना 2 × 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर। और क्या रखना है भाई, और ये 1/4πε0 इसकी वैल्यू क्या है, पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ है। नीचे एक चीज़ है, सिर्फ सिंगल r है, r की वैल्यू क्या है भाई 0.5, ठीक है ना। चाहे तो इसको 1/2 कर लेते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 2 पहले से 2 और बैठे हुए हैं, 2 × 2 × 2 8 × 9 72 होगा, ठीक है। और फिजिक्स में लिखने का तरीका क्या भाई, 2 डिजिट का नंबर नहीं लिखते हैं, सिंगल डिजिट का नंबर लिखते हैं। यहाँ पॉइंट लगा दिए, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद ध्यान रखना है कि आपको यहाँ 10 की पावर जो भी आएगी, जो भी कैलकुलेट करने के बाद उसकी एक पावर और बढ़ा देना होगा, क्योंकि हमने यहाँ 72 था, इसको 7.2 हमने किया ज़बरदस्ती, ठीक है। तो ये -8 है और ये +9 है, 10 की पावर 1 आएगा यानी 10 आएगा, और यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा 10 की पावर 2 कर दें, ठीक है ना। और ये आएगा क्या, न्यूटन पर कूलाम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है। आसान था, दैट्स ऑल। आई होप कि आप सबको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।